वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 9 जून और 9 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। विश्व महासागर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर है 8 जून को। 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और 2026 की थीम क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, ठीक है। ये तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। यह दिवस हर साल 8 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 2026 का आधिकारिक विषय यानी थीम पुनर्कल्पना, हमारी जानी पहचानी दुनिया से परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध रखा गया है। इस दिवस को मनाने का विचार सबसे पहले 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में दिया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2008 में इसे आधिकारिक मंजूरी दी थी। यानी 2008 से इस दिवस को लगातार मनाया जा रहा है। महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को घेरते हैं। यह दुनिया की कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और जलवायु को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। वर्तमान में महासागर प्रदूषण, विशेषकर प्लास्टिक कचरा, अत्यधिक मछली पकड़ने यानी ओवरफिशिंग और तापमान बढ़ने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ठीक है। अब ये महासागर जो हैं हमारे, ये इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 50% प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स पहले से ही नष्ट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और बता देना चाहूँगा कि यह दिवस यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यानी जल के नीचे जीवन से गहराई से जुड़ा है, जो समुद्री संसाधनों की बात करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर NZP नेशनल जूलॉजिकल पार्क में आगंतुकों की सुविधा के लिए कौन सा डिजिटल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर है NZP साथी, ठीक है। NZP साथी ऐप जो है लॉन्च किया गया है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1959 को हुई थी, ठीक है। और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय चिड़ियाघर ने पर्यटकों के अनुभव को डिजिटल और आसान बनाने के लिए NZP साथी ऐप और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है, ठीक है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। इसमें इंटरैक्टिव डिजिटल मैप, वास्तविक समय मार्गदर्शन और जानवरों के बाड़े, बग्गी पॉइंट व भोजन क्षेत्र जैसे सुविधाओं के लिए स्मार्ट नेविगेशन दिया गया है। ऐप में पर्यटकों के समय के अनुसार अलग अलग टूर विकल्प दिए गए हैं, जैसे एक्सप्रेस टूर, पारिवारिक टूर, भव्य चिड़ियाघर भ्रमण और माई टूर यानी व्यक्तिगत यात्रा कार्यक्रम, ठीक है। सेल्फ टिकटिंग कियोस्क क्या है? तो टिकट काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए परिसर में कियोस्क लगाए गए हैं, जहां पर्यटक UPI आधारित डिजिटल भुगतान से तुरंत टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिए वहां मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया जाने वाला लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है भूमि बंदरगाहों यानी लैंड पोर्ट का प्रबंधन और डिजिटल सीमा पार आवाजाही से। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर यात्रियों और माल की आवाजाही को संभालने वाले इन पोर्ट्स का प्रबंधन लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी
UNFPAI द्वारा किया जाता है, ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 2010 में की गई थी। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी भूमि बंदरगाहों यानी लैंड पोर्ट्स के संचालन को एक जगह लाने के लिए बनाया गया है। इसके जरिए स्टॉल बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान, कार्गो ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस सिस्टम को भारतीय सीमा शुल्क के ICEGAT, इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे और ULIP यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म जैसी राष्ट्रीय डिजिटल प्रणालियों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और परिवहन का डेटा आसानी से साझा हो सके, ठीक है। भूमि बंदरगाहों यानी लैंड पोर्ट्स के जरिए होने वाला भारत का आयात निर्यात व्यापार पिछले एक दशक में अविश्वसनीय रूप से बढ़ा है। यह वर्ष 2014-15 के लगभग 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 82,800 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसी अवसर पर गृह मंत्री द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित मेघालय के दावकी लैंड पोर्ट और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट में नई हितधारक आवास सुविधाओं यानी स्टेक होल्डर एकोमोडेशन का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS6 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार भारत के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 0.9 दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब उन बच्चों की औसत संख्या से है जो एक महिला के अपने प्रजनन काल यानी लगभग 15 से 49 वर्ष के बीच पैदा होने की उम्मीद होती है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो भी रिपोर्ट हैं उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है जारी करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 2023-24 के आंकड़े के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत की सबसे कम कुल प्रजनन दर 0.9 दर्ज की गई है। यह NFHS5 में 1.3 और NFHS4 में 1.4 थी। यह दर जनसंख्या के प्रतिस्थापन स्तर जो कि 2.1 माना जाता है उससे काफ़ी नीचे है। NFHS6 में पूरे भारत की सामूहिक कुल प्रजनन दर 1.9 दर्ज की गई है, जो यह दर्शाती है कि देश की समग्र प्रजनन दर भी प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे आ चुकी है। प्रजनन दर में भारी कमी के कारण इस केंद्र शासित प्रदेश में 5 वर्ष से कम के बच्चों की हिस्सेदारी 5.3% से घटकर 3.7% रह गई है, ठीक है। जबकि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार जनवरी 2026 में भारत के परमाणु शस्त्रागार में लगभग कितने परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 190, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है पोखरण 1 जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है उसमें किया था, ठीक है। और इसके बाद जो है पोखरण 2 जो है ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इन दोनों परीक्षणों के बाद जो है भारत ने अपने आप को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया था, ठीक है। दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है अमेरिका, ठीक है। उसके बाद रसिया, फिर चाइना, फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर इजराइल और उसके बाद नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये 9 देश जो हैं यही कागजी तौर पर ऑफिशियली
परमाणु संपन्न देश माने जाते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय जो है स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। ठीक है, स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 में भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। इस क्षमता के साथ भारत दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार हैं। ठीक है, भारत अपनी आधिकारिक नीति में न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध और प्रथम प्रयोग न करने के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करता है। परमाणु त्रिशूल, भारत के पास हवा विमान और जमीन बैलिस्टिक मिसाइल और समुद्र पनडुब्बी तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने की क्षमता है। भारत अपनी परमाणु पनडुब्बी SSBN के जरिए समुद्री गश्त पर कुछ हथियार तैनात कर परमाणु त्रय को मजबूत कर रहा है। ठीक है, भारत अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीक पर काम कर रहा है, जिससे एक ही मिसाइल से अलग अलग लक्ष्यों पर कई परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। साथ ही लॉन्चिंग को तेज करने के लिए मिसाइलों को कैनिस्टराइज्ड यानी सीलबंद कंटेनरों में सुरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया HS-1 पाकिस्तान का पहला किस प्रकार का उपग्रह सैटेलाइट है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह। ठीक है, कौन सा उपग्रह है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह, SUPARCO यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन। ये जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, जिसके द्वारा इन सब चीज़ों का संचालन किया जाता है। पाकिस्तान ने जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच 6 नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह PAUSAT-1, PRSCEO-1 और PRSS-2, HS-1, PRSCEO-2 और PRSCEO-3 लॉन्च करके अपने अंतरिक्ष नेटवर्क को बड़ा किया है। और पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह इस अभियान के तहत लॉन्च किया गया HS-1 पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है, जिसे अक्टूबर 2025 में चीन के जियुकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में भेजा गया था। हाइपर स्पेक्ट्रल तकनीक क्या है? तो यह तकनीक प्रकाश के कई बारीक और संकीर्ण बैंड्स में डेटा रिकॉर्ड करती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सटीक खेती, मिट्टी के वर्गीकरण, फसल मूल्यांकन और पानी के विश्लेषण के लिए किया जाता है। चीन पाकिस्तान सहयोग, इस नेटवर्क के ज़्यादातर उपग्रह चीन की मदद से विकसित किए गए हैं और उन्हें चीन के ही लॉन्ग मार्च श्रृंखला की रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया PRSCEO-3 उपग्रह विशेष रूप से दक्षिण एशिया, जिसमें उत्तरी भारत और जम्मू कश्मीर शामिल है, पर नज़र रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में अडानी पोर्ट्स ने किस देश की पहली फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात परियोजना के लिए 10 वर्षीय समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। ठीक है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश वाले इस 10 वर्षीय अनुबंध के साथ दक्षिण अमेरिकी बाजार में अपनी पहली एंट्री की है। यह ठेका APSEZ की सहायक कंपनी अदानी हार्बर्ड इंटरनेशनल FZCO ने अर्जेंटीना के मेरिडियन ग्रुप के साथ मिलकर एक वैश्विक निविदा यानी टेंडर के जरिए जीता है। ठीक है, इस समझौते के तहत कंपनी अर्जेंटीना की सदर्न एनर्जी FLNG परियोजना को टगबोट संचालन, अपतटीय रसद यानी ऑफशोर लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति सहायता और क्रू ट्रांसफर जैसी समुद्री सेवाएं देगी। इसके लिए 4 टगबोट और अन्य विशेष जहाज़ों का इस्तेमाल होगा। ठीक है,
यह एलएनजी निर्यात परियोजना अर्जेंटीना के रियो निग्रो प्रांत में स्थित सैन माटियास खाड़ी में चलाई जा रही है, जिसका कमर्शियल ऑपरेशन सितंबर 2027 से शुरू होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में वैज्ञानिकों ने जियान चांगमाएंसिस नामक एक नए 4 पंखों वाले उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म की खोज किस देश में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। उत्तर पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में स्थित चांगमा बेसिन से लगभग 120 मिलियन वर्ष पुराना एक जीवाश्म मिला है, जिसे जियान चांगमाएंसिस नाम दिया गया है। इसके आगे और पीछे दोनों पैरों पर लंबे पंखे थे, जिससे यह 4 पंखों वाला दिखाई देता था। इसका आकार एक बड़े उल्लू लगभग 4 फीट का पंख फैलाव जैसा था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शारीरिक बनावट ताकत लगाकर सीधे उड़ने के बजाय हवा में ग्लाइडिंग करने के लिए बनी थी, यानी तैरने या फिसलने के लिए बनी थी। यह पूर्वोत्तर चीन के बाहर पाया गया पहला पुष्ट माइक्रोरेप्टर जीवाश्म है, जो यह साबित करता है कि ये शिकारी डायनासोर एशिया में बहुत बड़े इलाके में फैले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ग्रोटा डेला बासुरा गुफा, जहां से आदिमानवों के 14,000 वर्ष पुराने पदचिन्ह और रेंगने के साक्ष्य मिले हैं, किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, उत्तर पश्चिमी इटली में लिगुरिया क्षेत्र, जो कि तोइरानो में स्थित है, में स्थित ग्रोटा डेला बासुरा गुफा की मिट्टी पर लगभग 14,000 से 14,400 वर्ष पुराने आदिमानवों के हाथ और पैर के निशान पाए गए हैं। ये निशान एपिग्रावेटियन संस्कृति के 5 शिकारी संग्रहकर्ताओं, जिसमें 2 वयस्क, एक 11 वर्ष का किशोर और 3 व 6 वर्ष के 2 बच्चे के एक समूह के हैं। ठीक है, उनके साथ एक कुत्ते जैसी प्रजाति के होने के भी संकेत मिले हैं। गुफा की सतह से कुल 180 निशान मिले हैं। इनमें कम ऊंचाई वाली सुरंगों में इंसानों के रेंगने चलने से पहले जीवाश्म साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आदिमानव गुफा के अंधेरे में चलने के लिए स्कॉट्स पाइन की सूखी टहनियों के बंडलों को मशाल या पोर्टेबल टार्च की तरह जलाकर इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें 10 मीटर तक की दृश्यता मिलती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में गोवा में आयोजित SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है भारत। ठीक है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स ने गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार यह क्षेत्रीय खिताब जीता है। भारत ने इससे पहले आखिरी बार वर्ष 2019 में यह कप जीता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत ने किस देश को 4-1 से हराकर पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। भारतीय युवा हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। काकामिगाहारा में खेले गए फाइनल स्वर्ण पदक मैच में भारत ने मेजबान देश जापान को 4-1 से करारी शिकस्त दी। घरेलू दर्शकों के सामने खेल रही जापानी टीम पर भारतीय फॉरवर्ड और रक्षात्मक पंक्ति ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा। इस टूर्नामेंट की अंतिम रैंकिंग में भारत को स्वर्ण पदक, मेजबान जापान को रजत पदक और पाकिस्तान को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।